वंदे गुजरात। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं संजय गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एक्रेडिटेशन, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी गांधीनगर। लास्ट पार्ट में मैंने आपसे ग्रेडिंग के कंसेप्ट की बात की, ग्रेडिंग के इवोल्यूशन की बात की। अब हम उस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट ग्रेडिंग, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रेडिंग, और उसके बाद हम देखेंगे एब्सोल्यूट ग्रेडिंग जो जनरली हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम में है। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में कैसे कैलकुलेशन होता है, ठीक है। जो हमारी मार्कशीट्स बनती हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी हमें अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट देती हैं, वो नॉर्मली एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में देती हैं। तो उसमें कैलकुलेशन कैसे होता है, और उसके अंदर दो शब्द आते हैं CPI एंड SPI, CGPA एट्सेट्रा। उन शब्दों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद क्या क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रेजेंटेशन में, वो क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। क्योंकि हमारा सेशन तो ये वन वे सेशन कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें हमारे पास दर्शक ऐसे नहीं है जो हमसे डायलॉग कर सकें, पर उनकी तरफ से मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी अंदर रखे हुए हैं और उन पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो ग्रेडिंग है उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्रेडिंग को ख़त्म करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ। डायरेक्ट ग्रेडिंग का मतलब था कि जब टीचर असेसमेंट करते समय मार्क्स देते ही नहीं हैं, सीधा ग्रेड दे देते हैं, उसको कहेंगे हम डायरेक्ट ग्रेडिंग। और इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या होता है, पहले मार्क्स देते हैं और मार्क्स के हिसाब से ग्रेड दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। हमारा सिस्टम नॉर्मली इनडायरेक्ट ग्रेडिंग वाला है, हमने बात की थी। क्योंकि इनडायरेक्ट हमारे यहाँ ये होता है, पहले हम मार्क्स दे रहे हैं और उसके बाद हम उसको ग्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारा हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है वो मोर और लेस ज़्यादातर इनडायरेक्ट ग्रेडिंग है। अब इनडायरेक्ट ग्रेडिंग की भी दो टाइप्स हैं, एक है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और दूसरा है रिलेटिव ग्रेडिंग। तो मैं एब्सोल्यूट ग्रेडिंग की यहाँ पर पहले बात करता हूँ। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में क्या होता है कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग के अंदर हम लोग पहले रेंज डिसाइड करते हैं मार्क्स की, कि जैसे 91 से 100 मार्क्स को हमने A+ ग्रेड दिया, 81 से 90 को A ग्रेड दिया, 71 से 80 को सपोज B+ दिया। तो इस तरह से रेंज डिसाइड करते हैं और रेंज मार्क्स की रेंज के हिसाब से ग्रेड देते हैं। एक बच्चे के, देखो हमने जो यहाँ स्क्रीन पर बताया है उसके मुताबिक अगर किसी बच्चे के 85 मार्क्स आते हैं तो उसका A ग्रेड होगा, क्योंकि वो 81 और 90 के बीच में है। अगर एक बच्चे के मार्क्स 72 आते हैं तो उसका B+ ग्रेड होगा, बिकॉज वो 71 और 80 के बीच में है। तो इस टाइप की ग्रेडिंग को हम एब्सोल्यूट ग्रेडिंग कहते हैं। रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होता है, रिलेटिव ग्रेडिंग में कट ऑफ मार्क्स का सिस्टम होता है। रिलेटिव ग्रेडिंग में ये डिसाइड नहीं करते कि इतने मार्क्स लाने वाले को ये ग्रेड मिलेगा, बल्कि ये डिसाइड करते हैं कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स को, टॉप परसेंटेज डिसाइड करते हैं या टॉप नंबर डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को क्या ग्रेड देना है या उनको हमको एडमिशन देना है या नहीं देना है। नॉर्मली रिलेटिव ग्रेडिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह में या प्लेसमेंट के टाइम पर काम आती है, जब ये डिसाइड होता है कि हमको इतने ही लोगों को क्वालिफाई कराना है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि सपोज़ आपको जॉब देनी है, तो आपने क्या किया, जॉब के लिए एक फॉर्म भरवाया, उसके अंदर आपने एक टेस्ट लिया। तो मान लो आपको 10 लोगों को जॉब देनी है या 20 लोगों को जॉब देनी है, तो भले ही 200 या 500 लोगों ने या 2 लाख लोगों ने, 2000 लोगों ने फॉर्म भरा है, पर आप क्या करोगे, पहले 10 या पहले 20 उतने ही लोगों को जॉब दोगे। उनके परसेंटेज कितने भी हायर हों या लोअर हों, हो सकता है कि हाईएस्ट परसेंटेज 65 ही आए 100 में से, तो आप 65 और उसके बाद वाले जो 10 हैं उनको ले लोगे। और हो सकता है हाईएस्ट परसेंटेज 100 भी आ जाए, तो हो सकता है पहले 10 लोग 99 और 100 वाले हों और बाकी 98 वालों को आप जॉब या तो एडमिशन ना दे सको। तो ये रिलेटिव ग्रेडिंग है। तो रिलेटिव ग्रेडिंग नॉर्मली क्या होता है, उसमें हम क्या डिसाइड करते हैं, उसमें हम हम नंबर डिसाइड करते हैं एग्जामिनीज़ का, परीक्षा देने वालों के नंबर डिसाइड करते हैं, उनके परसेंटेज डिसाइड करते हैं कि इतने लोगों को हमको इस ग्रेड में रखना है या तो क्वालिफाई करना है। जैसे हमने नेट वगैरह की एग्ज़ाम हम देखते हैं होती है,
यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए, नीट की एग्ज़ाम होती है एडमिशन के लिए, AIEEE की एग्ज़ाम होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती हैं, ये सारे रिलेटिव मार्किंग या तो रिलेटिव ग्रेडिंग के एग्जाम्पल हैं। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रेडिंग को थोड़ा सा फिर से एक बार ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का मतलब है प्री डिटरमाइंड रेंज ऑफ मार्क्स एंड अकॉर्डिंगली ग्रेड। रेंज ऑफ मार्क्स पहले डिसाइड होगी और उसके बाद ग्रेड डिसाइड होगा। जैसे हमने अभी अभी बात की 91 से 100 मार्क्स डिसाइड हो गए और उसका ग्रेड डिसाइड हो गया A+। जबकि रिलेटिव ग्रेडिंग में प्री डिटरमाइंड रेंज ऑफ मार्क्स नहीं, प्री डिटरमाइंड परसेंटेज और नंबर ऑफ एग्जामिनीज, जितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें से हमको कितने लोगों को क्वालिफाई करना है ये हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, जैसे हमने एंट्रेंस वगैरह की अभी बात की। ठीक है। दूसरा डिफरेंस है कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में क्या होगा, अगर मान लो हो सकता है कि सारे स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर, हो सकता है किसी एक ग्रेड में एक भी बच्चा ना आए, मान लो एक भी स्टूडेंट के 91 से ऊपर मार्क्स नहीं आए तो कोई भी A+ ग्रेड में नहीं आएगा, या किसी के भी मान लो 71 से नीचे नहीं आए मार्क्स, ठीक है, तो कोई भी B+ से नीचे नहीं होगा, जो भी हमारा रेंज है, रेंज ऑफ प्री डिटरमाइंड रेंज ऑफ मार्क्स है उसके मुताबिक। लेकिन रिलेटिव ग्रेडिंग में ऐसा नहीं होगा। रिलेटिव ग्रेडिंग में पहले से फिक्स है कि इतने लोगों को हमको A ग्रेड में लेना है, इतने लोगों को B ग्रेड में लेना है, इस तरीके से ही जाना है। जो लोग समझते हैं स्टैटिस्टिक्स को, उनको NPC का कंसेप्ट पता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, स्टेनाइन का कंसेप्ट है, स्टेन स्कोर का कंसेप्ट है, ये सारे C स्केल का कंसेप्ट है, ये सारे कंसेप्ट रिलेटिव ग्रेडिंग वाले हैं। या तो रिलेटिव ग्रेडिंग को, इनके रिलेटिव ग्रेडिंग के केस में इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहले से नंबर डिसाइड करते हैं। हो सकता है कि एग्ज़ाम के अंदर हाईएस्ट मार्क्स 65 ही आए, 60 ही आए 100 में से, तो 60 पर भी A ग्रेड आ सकता है क्योंकि 60 से ऊपर कोई है ही नहीं। और हो सकता है कि हाईएस्ट मार्क्स 99 आ जाएं और आपको जो पहले 10 कैंडिडेट चाहिए वो 97 तक ही ख़त्म हो जाएं, तो 96 वाला भी हो सकता है डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये रिलेटिव ग्रेडिंग में पॉसिबल है। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी ग्रेड में कोई ना हो। हर ग्रेड में जितना पहले से डिसाइड किया है परसेंटेज, उतने लोग होंगे ही रिलेटिव ग्रेडिंग में। जबकि एब्सोल्यूट में ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसमें ज़्यादा मार्क्स हैं तो हायर ग्रेड में सब जाएंगे, लोअर मार्क्स हैं तो लोअर ग्रेड में जाएंगे। रिलेटिव में ऐसा हो सकता नहीं है। रिलेटिव में ज़्यादा हो या कम हो उससे मतलब नहीं है, टॉप कितने हैं बॉटम कितने हैं ये डिसाइड करेगा। ये हमने डिस्कशन अभी कर लिया कि हो सकता है कि किसी रेंज के अंदर एक भी बच्चा ना हो, या किसी के अंदर हो सकता है सारे बच्चों के 81 से 90 के बीच में मार्क्स आए तो सबका A ग्रेड हो जाएगा। ये एब्सोल्यूट में पॉसिबल है, रिलेटिव में पॉसिबल नहीं है। अगर टेस्ट इजी हो या डिफ़िकल्ट हो, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी टेस्ट इजी है, अगर टेस्ट इजी है तो ज़्यादातर लोगों के ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, और टेस्ट अगर डिफ़िकल्ट है तो ज़्यादातर लोगों के कम मार्क्स आएंगे। तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में क्या होगा, अगर इजी टेस्ट है तो उसकी वजह से सारे लोग हायर ग्रेड में चले जाएंगे, क्योंकि मार्क्स की रेंज पहले से फिक्स है। मार्क्स की फिक्स है कि अगर 85 के ऊपर 81 के ऊपर है तो सारे लोग A+ ग्रेड या जो भी डिसाइड किया उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है। और अगर डिफ़िकल्ट है तो हो सकता है कि क्या बोलते हैं कि किसी के ज़्यादा मार्क्स ही ना आए। अगर किसी के मार्क्स नहीं आए तो हो सकता है A में कोई ना हो, सबके 71 के नीचे ही मार्क्स हों, तो हो सकता है कि कोई भी A+ या A के अंदर ना आ पाए। ये एब्सोल्यूट में पॉसिबल है, पर रिलेटिव में ऐसा नहीं, क्योंकि रिलेटिव में पहले से हम कितने एग्जामिनीज़ को रखना है किस ग्रेड में, ये एग्ज़ाम से पहले डिसाइड कर लेते हैं। इसलिए रिलेटिव में इस तरह का बदलाव होगा नहीं, ग्रेड बदलेंगे नहीं। बस ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार मैं कहूँगा कि नॉर्मल जो हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसमें एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, जहाँ हम अचीवमेंट की बात करते हैं UG एग्ज़ाम्स, PG एग्ज़ाम्स वगैरह में। और जब हम एंट्रेंस की बात करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं, प्लेसमेंट की बात करते हैं, जैसे नेट एग्ज़ाम है, JRF है, AIEEE है, नीट एग्ज़ाम है, या कोई प्लेसमेंट की दूसरी एग्ज़ाम है, उनके अंदर हम रिलेटिव ग्रेडिंग या तो रिलेटिव मार्किंग फॉलो करते हैं। नाउ वी विल सी द कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में हमारी मार्कशीट कैसे तैयार होती है। देखिए, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग के लिए पहले एक यहाँ सैम्पल मैंने बनाया है, रेंज ऑफ मार्क्स, ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट। यहाँ पर ग्रेड पॉइंट शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ग्रेड पॉइंट को समझ पाएंगे तो ही हम सारी प्रोसेस को समझ पाएंगे।
तो ग्रेड पॉइंट कैसे डिसाइड होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं बात करता हूँ। सपोज़ हमारी रेंज है कि 91 से ऊपर आने वाले स्टूडेंट्स को 100 में से 100 मार्क्स उसका हमने इंडेक्स रखा है, तो 91 से 100 मार्क्स वालों को A+ दिया जाएगा, 81 से 90 वालों को A, 71 से 80 वालों को B+, इस तरीके से 61 से 70 को B, 51 से 60 को C+, 41 से 50 को C एंड 31 से 40 को D, और हो सकता है उसके बाद जो भी हम फेल ग्रेड दे सकते हैं, E ग्रेड दे सकते हैं। लेकिन ये तो हमने प्री डिटरमाइंड रेंज ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड डिसाइड कर दिया। लेकिन जब हम ग्रेड कैलकुलेट करते हैं मार्कशीट के अंदर, उस वक्त ग्रेड पॉइंट अपना सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो देखो हमने 91 से 100 के लिए हमने ग्रेड पॉइंट रखा है 10। ये 10 कैसे आता है? 81 से 90 के लिए हमने रखा है 9। ये 9 कैसे आता है ये देखना इंपॉर्टेंट है। कोई यूनिवर्सिटी ये ग्रेड पॉइंट 10 भी रख सकती है, दूसरी यूनिवर्सिटी इसी ग्रेड पॉइंट को 9.5 भी रख सकती है। जो 9 वाला ग्रेड है उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी 9 रख सकती है, कोई 8.5 रख सकती है। आपको सरप्राइज़ होगा, जो कम ग्रेड पॉइंट रखेगा उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आएंगे, जो ज़्यादा रखेगा उसके ज़्यादा आएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर किसी बच्चे के मार्क्स आते हैं 71 से 80 की रेंज को हम पकड़ के चलते हैं, B+ की रेंज को समझने के लिए। अगर किसी बच्चे के 71 मार्क्स आते हैं तो हम उसको पहले से ही 80 समझ लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि हम लोग जो कंसिस्टेंसी के इश्यूज़ हैं, ऑब्जेक्टिविटीज़ के सब्जेक्टिविटी के इश्यू हैं ग्रेडिंग मार्किंग के, उनको दूर करने के लिए ग्रेडिंग लाए हैं। तो अगर किसी बच्चे के 71 आते हैं तो भी हम उसको 80 मान लेते हैं, और 80 आते हैं तो भी उसको हम 80 मान लेते हैं, 75 आते हैं तो भी हम उसको 80 मान लेते हैं। तो 71 से 80 की अपर रेंज क्या है? 80, और लोअर रेंज क्या है? 71। तो जो अपर रेंज है आपकी, हमने अपर रेंज को डिवाइड बाय 10 किया है यहाँ पर, तो 80 को डिवाइड बाय 10 किया तो हमारा ग्रेड पॉइंट हो गया 8। देखो, हमने अपर रेंज ली है। हमने अपर रेंज लेने का मतलब है हमने 71 वाले के भी 80 माने, 75 वाले के भी 80 माने, और 80 वाले के भी 80 माने हैं। जबकि एवरेज रेंज क्या होती 71 और 80 की? हो सकता है 75 के आसपास होती, मतलब कि आपको 7.5 ग्रेड पॉइंट उस केस में होता। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सीधा 8 ले रहे हैं, हम अपर रेंज को ले रहे हैं। तो 80 जो हमारी अपर रेंज है, अपर रेंज को हमने डिवाइड बाय 10 किया, वो हमारा ग्रेड पॉइंट है। तो देखो, पहले 91 से 100 है तो 100 डिवाइड बाय 10 किया तो 10 आया। 90 दूसरे में 81 से 90 है तो 90 डिवाइड बाय 10 किया तो 9 आया। फिर 80 डिवाइड बाय 10 किया तो 8 आया। इसी तरह 70 डिवाइड बाय 10 तो 7, 51 से 60 में 60 डिवाइड बाय 10 किया तो 6, इसी तरह से 5 एंड 4 आया। तो ग्रेड पॉइंट हमने कैसे डिसाइड किया? रेंज की अपर साइड डिवाइड बाय 10। लेकिन ज़रूरी नहीं ऐसे करना है, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने इस तरह से किया है। देखिए, फिर मैं आपको इस रेंज को बदल कर भी बताता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पर एक मार्कशीट बनाने की कोशिश की है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग की। क्या है? देखो, सपोज़ हमारे जो कोर्सेज़ हैं, हमारे कोई भी प्रोग्राम है, वो कोई भी, सपोज़ B.Ed है, M.Com है, BBA है, जो भी प्रोग्राम है, BSc है, उसके अंदर टोटल क्या कोर्सेज़ हैं? C1, C2। आप पहला वाला फर्स्ट कॉलम देखिए, C1, C2, C3, P1, P2, ऐसा समझिए कोर पेपर 1, कोर पेपर 2, कोर पेपर 3, प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2, ऐसा समझ लीजिए। ये हमारे कोर्स के नाम हो गए। अब हमने देखा कि हमारे कोर्स 1 की कितनी क्रेडिट है? 3 क्रेडिट दी हुई हैं। कोर्स 2 की कितनी क्रेडिट है? आप देखते जाइए, C1 के सामने 3 है इसलिए 3 क्रेडिट, C2 के सामने 2 है टोटल क्रेडिट, तो वो C2 2 क्रेडिट्स का है, C3 4 क्रेडिट का है। इस तरह P1 कितने क्रेडिट का है? देखिए 5 क्रेडिट का है, और P2 कितने का है? टोटल 6 क्रेडिट का है। सो हमारा टोटल कोर्स कितने क्रेडिट का है? 3 + 2 5 + 4 9 + 5 14 + 6 20। सो हमारा एंटायर कोर्स जो भी है वो हमारा कोर्स भी बोलते हैं, अब प्रोग्राम बोलते हैं आजकल, ठीक है ना। तो टोटल हमारा प्रोग्राम, टोटल हमारा कोर्स 20 क्रेडिट्स का है। अब हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स देखते हैं, हम लोग ग्रेड देखते हैं क्या आया। तो देखो, C1 में किसी स्टूडेंट को जो ग्रेड मिला वो मिला A, C2 में मान लो मिला B+, C3 में मिला C, P1 में मिला C+, एंड P2 में मिला सपोज A+। इस तरीके से हमारे ग्रेड मिले। तो A1 का मतलब क्या होता है? A1 का मतलब क्या होता है?
सॉरी ए का मतलब क्या होता है, आप देखो अपनी रेंज के अंदर जाओ, पुराने वाले रेंज के अंदर, पुरानी रेंज में देखो, देखिए अगर 91 से ऊपर है, सॉरी अगर ए है, ए का मतलब है 81 से 90 और उसका ग्रेड पॉइंट है 9, 81 से 90, ए का मतलब है 9, इस तरीके से हमको देखना रहेगा। तो देखो ए का मतलब है 9, हमने ग्रेड पॉइंट दिया 9 क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि 9 ग्रेड ए है तो ग्रेड पॉइंट 9 है। वो कैसे डिसाइड किया हमने ऑलरेडी आगे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। तो ए के लिए ग्रेड 9 है, बी प्लस के लिए ग्रेड 8 है, एक बार और देख लेते हैं, देखो बी प्लस के लिए ग्रेड 8 है, आप देख लीजिए, सी प्लस के लिए ग्रेड 6 है, देखिए ये रहा, सी बी प्लस के लिए ग्रेड 8 है, सी के लिए 5 है, सी प्लस के लिए 6 है और ए प्लस के लिए 10 है। ये हमने ग्रेड पॉइंट दे दिए, ये जो ग्रेड आए उसके मुताबिक। क्लियर? फिर से मैं एक बार बताता हूँ। पहले तो देखो इसमें क्रेडिट्स हमने जानबूझ के अलग अलग रखी हैं, C1 की, किसी की 3, किसी की 2, किसी की 4, जिससे कि कंसेप्ट को पूरी तरह समझा जा सके। दूसरा ऑब्टेंड ग्रेड क्या है, ए है, बी प्लस है, सी है, सी प्लस है, ए प्लस है, इस टाइप से है। तो ग्रेड पॉइंट जो हमने रेंज के हिसाब से पहले डिसाइड किए हैं वो लिए हैं, ए के लिए सपोज 9, बी प्लस के लिए 8, सी के लिए 5, सी प्लस के लिए 6 एंड ए प्लस के लिए 10, इस तरीके से। अब हमको निकालना है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट। क्या निकालना है? क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट, ऑब्टेंड क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, टोटल क्रेडिट को ग्रेड पॉइंट जो हमारे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो C1 को देखो, C1 में टोटल क्रेडिट कितनी है, 3 है और ग्रेड पॉइंट क्या है, 9 है। तो 9 इंटू 3 कितना होगा, 27। तो फर्स्ट वन इज 27। एज फार एज सेकेंड कोर्स इज कंसर्न, क्रेडिट्स आर 2, आप देख सकते हो 2 क्रेडिट हैं, एंड ग्रेड ऑब्टेंड इज 8। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16। तो देखिए क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट ऑब्टेंड में 16 है। इसी तरीके से तीसरे C3 के अंदर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20, P1 के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 30 एंड P2 के अंदर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 60। 6 मतलब P2 जो हमारा 6 क्रेडिट का है उसमें हाईएस्ट ग्रेड है A प्लस ग्रेड, और A प्लस होने के नाते उसका ग्रेड पॉइंट हो जाएगा 10। तो 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट ऑब्टेंड। हम इन सारे ग्रेड पॉइंट को हम क्या कर देंगे, इनका सबका समेशन कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो 27 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 153। तो क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट इज 153, जबकि हमारे टोटल क्रेडिट कितनी है इसकी, 20। आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल क्रेडिट कितनी है, 20 है। तो हमें ग्रेड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट जो भी हमारे हैं उनको क्रेडिट से पहले डिवाइड करना पड़ेगा। देखो हमने फॉर्मूला दिया है, CPI इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट ऑब्टेंड डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट्स। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये रहा। तो CPI इज इक्वल टू 153 डिवाइडेड बाय 20, CGP इज 153 एंड टोटल क्रेडिट इज 20। तो 153 डिवाइडेड बाय 20 मतलब हमारा CPI कितना आ गया, 7.65। सिंपल, कुछ नहीं, आप कैलकुलेशन से कैलकुलेटर से कर सकते हो। 153 को 20 से बस डिवाइड करिए तो आएगा 7.65। तो आपका CPI आया 7.65। अब हमको इसमें से निकालने हैं मान लो परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। तो परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, CPI माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10। देखिए CPI माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये माइनस क्यों किया मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, 2 मिनट रुकिए, पहले एक कैलकुलेशन देख लीजिए। तो CPI है 7.65 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 7.65 माइनस 0.5 का मतलब हो गया 7.15 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब आपका परसेंटेज आ जाएगा 71.50। तो जिस स्टूडेंट की ये मार्कशीट बनी है उसके परसेंटेज कितने हैं, उसके परसेंटेज हैं 71.50। ठीक है, तो इस तरीके से एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में या तो हमारी कन्वेंशनल ग्रेडिंग में इस तरीके से हमारी मार्कशीट तैयार होती है। अब इस वक्त मुझे एक बात आपसे ये बतानी है कि ये -0.5 क्यों किया, जिसकी मैं आपसे जिक्र कर रहा था। उसके लिए आप इसको देखिए, इस स्लाइड को देखिए। इस स्लाइड के अंदर मैंने कुछ और कोशिश की है। पहले जो 3 कॉलम्स हैं वो तो पुराने वाले हैं। आप देखिए 91 से 100 के लिए A+ और 10 ग्रेड पॉइंट,
81 से 90 के लिए A एंड 9 ग्रेड पॉइंट, इसी तरीके से वही है। लेकिन एक दो जो आगे के कॉलम ऐड किए उसमें आप नेक्स्ट कॉलम को देखिए, लास्ट को नहीं नेक्स्ट को, जिसके अंदर लिखा है CPI माइनस 00। पहले वाले में क्या लिखा है हमने, CPI माइनस, देखो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है, मतलब कॉलम 3 1 2 3, कॉलम 3 में लिखा है CPI में से 0.5 माइनस करना है, जबकि नेक्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें हमने क्या लिखा है, CPI में से -0 करना है, मतलब हम कुछ भी माइनस नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखो जो रेंज हमने डिसाइड की, यहाँ पर रेंज सारा मैटर करता है। मैंने आपसे बताया था ग्रेड पॉइंट्स, आई मीन टू से ग्रेड पॉइंट सब कुछ डिसाइड करता है। एक बच्चे के 91 मार्क्स आए या 100 आए, हम उसको 100 मानकर चलते हैं तो 10 ग्रेड पॉइंट देते हैं, और अगर हम उसको 95 और 100 और 90 के बीच में 95 मानकर चलते हैं तो ग्रेड पॉइंट हम 9.5 देते हैं। देखिए तो हमने इस कॉलम के अंदर क्या किया, एक नया ग्रेड पॉइंट दिया है, वो है 9.5, 10 के बदले 9.5, 9 के बदले 8.5, 8 के बदले 7.5 वगैरह वगैरह। ऐसा क्यों किया हमने, जिससे कि हम ये नहीं 81 और 90 वाले को इक्वल ना कर दें। हमने 81 और 90 वाले को हमने क्या कर दिया, उनको एवरेज ग्रेड पकड़ लिया, 8.5 एवरेज ग्रेड पॉइंट पकड़ लिया। तो अगर हमारा ग्रेड पॉइंट 10 ना होकर 9.5 है, 9 ना होकर 8.5 है, 8 ना होकर 7.5 है, और हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं क्रेडिट्स को, तो हमें CPI में से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम हायर लिमिट को, अपर लिमिट को लेकर अगर हमारा ग्रेड पॉइंट डिसाइड करते हैं तो फिर हमको -5 करना पड़ता है, क्योंकि जब हम ग्रेड पॉइंट डिसाइड करते हैं उसी टाइम हम ये मान लेते हैं कि 81 वाले के मार्क्स 90 हैं, 85 वाले के भी 90 और 90 वाले के भी 90 हैं। जबकि दूसरे केस में क्या है, हमने 81 और 90 वाले को हमने 85 मानकर चल रहे हैं, तो हमने मिडल जो उसकी रेंज है उसको पकड़ा है, ग्रेड पॉइंट को 8.5 को पकड़ा है। तो अगर हम सेकंड वाला ग्रेड पॉइंट लेते हैं तो हमें CPI में से -0.5 करने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है तीसरे केस में हम क्या कर सकते हैं, जो हमने लास्ट कॉलम रखा है उसके अंदर हमने क्या किया है, 91 को भी हमने 91 90 ही माना है, 100 को भी 90 माना है, उसमें हमने ग्रेड पॉइंट को 9 लिया है। ऐसा अमूमन कोई यूनिवर्सिटी करती नहीं है, ये सिर्फ मैथमेटिकल एंगल से रखा है, ये बताने के लिए कि इस केस में अगर ग्रेड पॉइंट हम 9 8 7 लेंगे, लास्ट कॉलम के मुताबिक लेंगे, तो हमको CPI के अंदर +0.5 प्लस करना पड़ेगा। अगर हम उससे पहले वाले को लेंगे तो अगर हम 9.5 8.5 लेते हैं तो उसके अंदर हमें CPI में से कुछ भी माइनस नहीं करना है। और अगर हम ग्रेड पॉइंट 10 9 8 वाला फर्स्ट वाला, ये थर्ड वाला कॉलम लेते हैं जो ग्रेड पॉइंट का है जिसमें लिखा है -0.5, तो उसमें हमको -0.5 करना पड़ेगा। अब दो वर्ड्स आते हैं CPI और SPI। बच्चे कई बार पूछते हैं व्हाट इज़ CPI, व्हाट इज़ SPI। CPI और SPI नॉर्मली इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, पर टेक्निकली डिफरेंस ये है कि अगर हम मार्कशीट एक सेमेस्टर की बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज SPI, सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स। और अगर हम मार्कशीट सारे सेमेस्टर्स की मिलाकर एक पूरे प्रोग्राम की, पूरे कोर्स की बनाते हैं, मान लो 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है, 3 साल में 6 सेमेस्टर हैं, 6 के 6 सेमेस्टर को इकट्ठा करके जब हम मार्कशीट बनाते हैं तो उस टाइम जो उसका कैलकुलेशन आता है परफॉर्मेंस इंडेक्स का, PI का, उसे हम CPI कहते हैं। तो SPI सेमेस्टर का परफॉर्मेंस है और CPI क्या है, वो हमारा पूरे कोर्स का परफॉर्मेंस इंडेक्स है। अब देखिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर देखिए एक क्वेश्चन ये आता है नॉर्मली, जो मैंने आपसे अभी भी डिस्कस किया कि 0.5 CPI में से कब माइनस करना है। तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 0.5 कब माइनस करना है आपको, जब आपका ग्रेड पॉइंट आपका सपोज 81 से 90 में 9 है, 91 से 100 में 10 है, जब आप अपर लिमिट डिवाइड बाय 10 करके ग्रेड पॉइंट लेते हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, CPI में से 0.5 माइनस करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है कब माइनस नहीं करना है, इन विच सिचुएशन 0.5 इज नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम CPI। तो वो कब होगा, जब आपका ग्रेड पॉइंट 10 9 8 के बदले सेकंड वाली जो नेक्स्ट वाला जो कॉलम था 9.5 8.5 7.5 होगा, उस वक्त आपको सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इन विच सिचुएशन डिफरेंट ग्रेड्स आर असाइंड फॉर सेम मार्क्स। ये बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा होता है, आप देखना कोई स्कूल ऐसा कर सकता है, मैंने CBSE की मार्कशीट देखी थी, उसमें से ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ
कि एक बच्चे के जब मैथमेटिक्स के मार्क्स आते हैं तो उसके 75 मार्क्स आते हैं तो अभी सी ग्रेड होता है, और इंग्लिश में 75 होते हैं तो उसका ए ग्रेड होता है। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो रिलेटिव ग्रेडिंग में ही पॉसिबल है। तो जब रिलेटिव ग्रेडिंग होगा उस केस में ये पॉसिबिलिटी रहेगी। क्या पॉसिबिलिटी रहेगी उसके अंदर? उसके अंदर हो सकता है कि सेम मार्क्स हों, एक सब्जेक्ट में उसी मार्क्स के लिए ए ग्रेड दिया हो, दूसरे सब्जेक्ट में उसी मार्क्स के लिए बी ग्रेड दिया हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जैसे इंग्लिश में नॉर्मली कम मार्क्स आते हैं, मैथ्स में नॉर्मली ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो अगर हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि इतने परसेंटेज को हमको ए ग्रेड देना है, इतने को बी देना है, तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो उसमें दिखेंगे अच्छे मार्क्स, लेकिन वास्तव में रिलेटिवली वो कम मार्क्स होंगे। भले ही वो 75 दिख रहा है, पर 75 से ज़्यादा लाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। तो उस केस में हमारा 75 जो मार्क्स है उसको हो सकता है आप सी ग्रेड दे दो, लेकिन इंग्लिश में मान लो 75-80 से ऊपर किसी के मार्क्स ही नहीं आए तो हो सकता है 75-80 वाले को ए ग्रेड मिल जाए। तो इस तरीके से रिलेटिव ग्रेडिंग में ये सिचुएशन बनकर बाहर आती है, थर्ड वाली। उसके बाद ग्रेडिंग इन विच मार्किंग CPI एंड परसेंटेज वुड नॉट बी इक्वल। जब भी हम मार्क्स को राउंड ऑफ करके, जो हमने अभी किया है, मार्क्स को राउंड ऑफ करके हम ग्रेड पॉइंट डिसाइड करेंगे, उस किसी भी केस में ग्रेड, CPI और परसेंटेज एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएंगे। लेकिन अगर हमने मान लो हम किसी के मार्क्स 81 है, 82 है, और हमने ग्रेड पॉइंट 9 नहीं रखा, 8.5 भी नहीं रखा, बल्कि 8.2 रख दिया, तो उस केस में क्या होगा कि 8.2 है तो 82 के सामने 8.2 है तो इक्वल रहेगा। तो उस केस में मार्किंग, क्यूमुलेटिव CPI और परसेंटेज सब कुछ इक्वल हो जाएगा। पर ऐसा बहुत ही रेयरली कोई यूनिवर्सिटी करती है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैंने आपसे ओरली बात की है उसी का ये एक्सप्लेनेशन है। अब लास्ट में हम आगे बढ़ते हुए लास्ट में आपसे बात करूँगा कि जैसे हमने बात की कि मार्किंग की अपनी लिमिटेशंस हैं और उनको दूर करने के लिए हम ग्रेडिंग लेकर आए, इसी तरीके से ग्रेडिंग की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस नज़र आती हैं। उन लिमिटेशंस को मैं फाइनली आपसे बात करता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात को यहाँ पर पूरी करूँगा। तो देखो, ग्रेडिंग में क्या होता है, इट डिस्करेजेस द सेंस ऑफ कंपटीशन। जिसका 71 है वो भी, उसका भी सेम ग्रेड है, और जिसका 80 है उसका भी सेम ग्रेड है। तो उसकी वजह से कंपटीशन की जो भावना है वो यहाँ पर घट जाती है। हालांकि कंपटीशन में जो की भावना में ही जो स्ट्रेस पड़ा हुआ था, हमने उसको दूर करने के लिए ग्रेडिंग लाए हैं, लेकिन एक को दूर करते हैं तो दूसरा आ जाता है सामने। तो इस तरीके से मैं आपसे कहूँ तो कंपटीशन की भावना ग्रेडिंग में घट जाती है, क्योंकि 72 वाले का भी वही ग्रेड है और 80 वाले का भी वही ग्रेड है, 91 वाले का भी वही ग्रेड है, 100 वाले का भी वही ग्रेड है, 61 वाले का भी वही ग्रेड है और 70 वाले का भी वही ग्रेड है। तो एक ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा कि ग्रेडिंग में क्या होता है, नॉट एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द परफॉर्मेंस। उसको एक्यूरेट नहीं बोल सकते। एक्यूरेट किस सेंस में? मैथमेटिकली एक्यूरेट नहीं बोल सकते, क्योंकि एक बच्चे के 73 परसेंटेज है, दूसरे के 74 परसेंटेज है, तो हम कह सकते हैं कि 3 वाले का परफॉर्मेंस मैथमेटिकली 4 वाले से बेहतर है। वो ग्रेडिंग मार्किंग में पॉसिबल है, पर ग्रेडिंग में ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद सबसे सीरियस जो लिमिटेशन ग्रेडिंग की है वो ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना ज़्यादातर अलग अलग ग्रेडिंग चलता है। UGC ने अलग ग्रेडिंग दिया है, NAC ने अलग ग्रेडिंग दिया है, MS यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग अलग है, गुजरात यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग अलग है। इसी तरीके से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना ग्रेडिंग अलग अलग रखा है। तो जब रीडर के हाथ में आती है वो मार्कशीट, तो रीडर को ये समझने में बड़ी मुश्किल होती है कि भाई इस ग्रेड का क्या मतलब है। तो इसलिए ग्रेडिंग जो है, कहीं 3 पॉइंट ग्रेडिंग है, कहीं 4 पॉइंट ग्रेडिंग है, कहीं 10 पॉइंट ग्रेडिंग है, इस तरह चल रहा है। तो ये ग्रेडिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर रखता हूँ और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे ध्यान से सुना और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सेशन को अच्छी तरीके से समझा होगा और आने वाले आपके स्टूडेंट्स हों या आपकी खुद की मार्कशीट हो, उसको समझने में ये आपको मदद करेगा, अगर मार्कशीट आपकी ग्रेडिंग वाली है तो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।